तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीमन स्लेयर यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक यानी कि ब्लड डीमन आर्ट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1000 साल पहले, जब सबसे पहला डीमन दुनिया के सामने आया था, यानी कि किबुत्सुजी मुजान, जिसे अपने एक बीमारी का इलाज करते वक्त कुछ सुपरनेचुरल पावर्स मिल जाती है, पर साथ ही साथ इनके बदले उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है कि इसके बाद वो सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता, जिसके कारण अपनी इस खामी को मिटाने के लिए और एक परफेक्ट बीइंग बनने के लिए वो कई सारे डीमंस को बनाता है ताकि आगे जाके उनमें से कोई डीमन सनलाइट में जिंदा रह सके। जिन डीमंस को वो बनाता है वो भी उसी की तरह कुछ और सुपरनेचुरल एबिलिटीज तैयार कर लेते हैं और इन्हीं नेचर को बेंड करने वाली सुपरनेचुरल एबिलिटीज को कहा गया ब्लड डीमन आर्ट। तो सबसे पहली ब्लड डीमन आर्ट की शुरुआत करते हैं तांजिरो की गांव की सबसे खूबसूरत लड़की यानी कि नेजुको के साथ। नेजुको की ब्लड डीमन आर्ट को कहा जाता है कंबस्टिबल ब्लड, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल और साथ ही साथ काफी ज्यादा यूनिक टेक्निक भी है, जो कि एक ऐसी फायर को प्रोड्यूस करती है जिससे सिर्फ डीमंस को ही हार्म होता है, पर अगर ये किसी ह्यूमन के ऊपर यूज की जाए तो वो एक एंटीडोट की तरह भी काम कर सकती है। साथ ही साथ ये किसी अटैक को बूस्ट करने का काम भी कर सकती है, जैसे इसने तांजिरो के अटैक्स को किया था। पर वीडियो में बने रहना, क्योंकि इसके आगे कुछ ऐसी ब्लड डीमन आर्ट्स भी है जो कि इससे 10 से 20 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है सॉन डोमेन, और ये वही ब्लड डीमन आर्ट है जो कि हमें सीरीज में सबसे पहले दिखाई गई थी। इस ब्लड डीमन आर्ट में वो डीमन एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर सकता था, साथ ही साथ ये अपने 2 क्लोन्स भी बना सकता है जिनमें से एक बहुत ज्यादा अननोइंग साउंड निकालता है। और अगर सच कहूं तो ये ब्लड डीमन आर्ट एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, पर ये डीमन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जिसकी वजह से तांजिरो इसे काफी ज्यादा इजीली हरा देता है। पर यही ब्लड डीमन आर्ट अगर किसी और डीमन के पास होती तो शायद से ये बहुत ज्यादा टफ फाइट देता। नेक्स्ट ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ड्रमिंग स्पेल्स। इस डीमन आर्ट को तुम नाकिमे के डीमन आर्ट का एक वीक वर्जन कह सकते हो, जिसमें क्योगाई नाम का एक डीमन, जो कि पहले लोअर मून 6 था, अपने शरीर पे लगे हुए ड्रम से एक पूरे मैंशन को कंट्रोल कर सकता है, पर इसी के साथ उसकी ये पावर्स इस मैंशन तक ही लिमिटेड है। अगली डीमन है तमायो, उसकी स्पेल कास्टिंग के साथ, जिसकी मदद से वो इल्यूजन्स तैयार कर सकती है और कुछ हद तक माइंड कंट्रोल भी कर सकती है और अपने विक्टिम को सच बोलने के लिए मजबूर भी कर सकती है। इसी के साथ हम इसके चेले के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि है युशिरो मागुनी। इसकी ब्लड डीमन आर्ट भी तमायो की ब्लड डीमन आर्ट से काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि इसे भी तमायो ने बनाया था। ये अपने आप को और अपने सराउंडिंग की चीजों को गायब कर सकता है, साथ ही साथ ये किसी डीमन के अटैक को रिवील भी कर सकता है और अपने स्पेल की मदद से 2 लोगों की विजन्स भी शेयर करवा सकता है। और एंड आते आते इसके पास कुछ माइंड कंट्रोल की पावर्स भी आ जाती है, जिससे वो लगभग अपर मून्स को कंट्रोल कर सकता है। अगले डीमन के बारे में बात करते हैं, जो कि है सुसामारू, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट थी बॉल फेंकना। हाँ, बस बॉल ही फेंक सकती थी। अगला डीमन है याहबा, जो कि एक काफी ज्यादा कूल डीमन आर्ट यूज करता है और बिना युशिरो के स्पेल के इसे हराना एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क रहेगा, क्योंकि इसकी ब्लड डीमन आर्ट को कोई आम इंसान देख नहीं सकता। इस ब्लड डीमन आर्ट में वो कई सारे एरोस को कंट्रोल कर सकता है, जो कि पूरी तरीके से इनविजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइडर फैमिली के बारे में, जिसमें सबसे पहले मदर स्पाइडर के बारे में बात करते हैं, उंगलियों पे किसी को भी नचा सकती थी। दूसरी तरफ अगर हम डॉटर की बात करें तो अपने सिल्क का इस्तेमाल करके किसी को भी लपेटे में ले सकती थी। ब्रदर स्पाइडर के बारे में बात करें तो एक ग्रैनी का पेट एक काफी ज्यादा कमाल का डीमन हो सकता था। अगर मुजान इसे थोड़ा और ज्यादा खून देता तो ये अपनी खुद की मकड़ों की आर्मी बना देता। इस डीमन के बनाए गए मकड़ों से अगर किसी पे भी अटैक होता है तो वो भी इन्हीं मकड़ों की तरह बन जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डैडी स्पाइडर के बारे में, जिसके पास कुछ ज्यादा नहीं है, वो बस एक स्पाइडर पहलवान है और अपने बर्जक मोड में भी आ सकता है। इन लोगों का असली डैडी तो लोअर मून 5 रुई है। इस डीमन के पास भी एक स्पेशल परमिशन है कि वो अपनी पावर्स बांट सकता है। इसकी ब्लड डीमन आर्ट को कहा जाता है थ्रेड मैनिपुलेशन, जो कि एक चलती फिरती लेजर कटिंग मशीन की तरह है। डीमंस हो या तलवार, ये थ्रेड्स किसी को भी काफी ज्यादा इजीली काट सकती है और इन्हीं थ्रेड्स को अपने ब्लड के साथ अपग्रेड करके और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। नेक्स्ट ब्लड डीमन आर्ट को हम सीरीज के वीकेस्ट ब्लड डीमन आर्ट में काउंट कर सकते हैं, जो कि एक स्लैशर नाम के डीमन की ब्लड डीमन आर्ट एजिलिटी। बेसिकली ये बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है, पर इतना भी तेज नहीं क्योंकि रेनगोकू इससे बहुत ज्यादा फास्ट था। इसकी अगली ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्लीप मैनिपुलेशन, जिसे यूज करती है लोअर मून 1 एनमो। इस ब्लड डीमन आर्ट में एक स्पेल की मदद से किसी को भी सपने में ले जा सकती है और उसके सपने में ही उसे मार भी सकती है। और इसके दिखाए गए सपने काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, तो उनसे बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पे तांजिरो को काफी ज्यादा ट्राई करना पड़ा था, जिसके बाद वो सपने से बाहर निकल पाया था। साथ ही साथ इसके फाइनल फॉर्म में अपनी आंखों की मदद से भी किसी को भी झटके में सपने में सुला सकती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्योतारो और दाकी के बारे में। तो ग्योतारो की ब्लड डीमन आर्ट थी ब्लड मैनिपुलेशन, जो कि अपने पॉइजनस ब्लड को कंट्रोल कर सकता था, पर साथ ही साथ इसकी फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ज्यादा ब्रूटल थी। इसके बाद आती है दाकी, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट है शैश मैनिपुलेशन, जिसमें वो अपने बनाए गए कपड़े को अपने विल के हिसाब से कंट्रोल कर सकती थी। ये कपड़ा अटैकिंग और डिफेंसिंग दोनों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है और टूटने के बाद भी ये फिर से जुड़ जाता है। और साथ ही साथ वो अगर चाहे तो अपने इस कपड़े से एक मिनिएचर भी बना सकती है और इसी के साथ दाकी के पास इससे उड़ने की भी पावर आ जाती है। ग्योको की ब्लड डीमन आर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है परसेलियन वैसेस। वो इन वैसेस को कहीं पे भी स्पॉन कर सकता है और ट्रैवल कर सकता है।
इसी के साथ ग्योको इन पॉट्स के अंदर लोगों को सक्शन की मदद से कैद भी कर लेता है। उसी के साथ ग्योको इन पॉट्स के अंदर से कई सारी जाइगेंटिक डिमोनिक फिशेस को भी स्पॉन कर सकता है, डीमन गोल्ड फिशेस को भी समन कर सकता है, साथ ही साथ वो एक जाइगेंटिक ऑक्टोपस के टेंटिकल्स को भी समन कर सकता है। उसी के साथ ग्योको अपने पॉट से वाटर जैसे एलिमेंट को भी मैनिपुलेट कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है। ग्योको की एक और एबिलिटी उसे काफी ज्यादा डेंजरस बनाती है और वो है वाटर प्रिजन, जिसमें कैद होने के बाद बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उसी के साथ ग्योको का एक फाइनल फॉर्म भी है जिसमें अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकता है और साथ ही साथ उसकी स्किन डायमंड से भी ज्यादा सख्त हो जाती है। इसके ऊपर से अगर वो किसी भी चीज को टच करता है तो फिश में तब्दील हो जाता है। अगला है हंतेंगू, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट है इमोशन मैनिफेस्टेशन। ये अपने इमोशन से अपने 4 अलग अलग क्लोन बना सकता है, जिसमें हर क्लोन एक यूनिक एबिलिटी और पावर पोजेस करता है। पर अगर हालात बुरे हो जाए तो ये चारों डीमंस मिलकर एक 5वां डीमन भी बना सकते हैं, जो कि इन चारों की एबिलिटी भी पोजेस करता है और साथ ही साथ अपनी नई एबिलिटीज भी क्रिएट करता है। इसी के बीच में मैं अपने डीमन प्लस इंसान को भूलना नहीं चाहूंगा, यानी कि गेनिया के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। कोकोशुबु की कटाना का एक टुकड़ा खाने के बाद गेनिया के पास भी अपनी खुद की एक ब्लड डीमन आर्ट आ गई थी, जो है वैम्पायरिक ट्री। इस ब्लड डीमन आर्ट को अपने शॉटगन के साथ मिला के अपने डीमन आर्ट से बने हुए बीज फायर करता है, जो कि सामने वाले की बॉडी में पहुंचने के बाद एक जाइगेंटिक ट्री में बदल जाते हैं। और ये पेड़ इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कोकोशुबु जैसे अपर रैंक 1 को भी कुछ देर के लिए रोक सकता है। उसी के साथ जब तक ये ट्री सामने वाले की बॉडी में रहता है, गेनिया तब तक इसे कंट्रोल कर सकता है। पर साथ ही साथ ये ट्री उस अपोनेंट का काफी ज्यादा ब्लड भी अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कोकोशुबु अपनी ब्लड डीमन आर्ट भी यूज नहीं कर पा रहा था। अब बात करते हैं नाकिमे के ब्लड डीमन आर्ट के बारे में, जो कि है इन्फिनिटी कैसल मैनिपुलेशन, जिसका मतलब यही है कि नाकिमे अपने मन के हिसाब से पूरे मैचन को कंट्रोल कर सकती है। उसी के साथ उसके पास और भी कुछ स्पेशल एबिलिटीज है, जैसे कि पोर्टल क्रिएशन, जिससे वो किसी को भी कहीं पर टेलीपोर्ट या फिर उसे इन्फिनिटी कैसल में समन कर सकती है। उसी के साथ नाकिमे के पास कुछ कमाल की ट्रैकिंग एबिलिटीज भी है, जिससे उसने उबयाशी की मैंशन को भी ढूंढ लिया था। अगले डीमन के बारे में बात करते हैं, जो कि है काइगाकू। इसके पास अपनी ब्लड डीमन आर्ट तो है ही है, पर साथ ही साथ ये पहले डीमन स्लेयर भी रह चुका है, जिसकी वजह से इसके पास अपनी खुद की ब्रीदिंग स्टाइल भी है, जो कि है थंडर ब्रीदिंग। और इसकी ब्लड डीमन आर्ट का नाम है इलेक्ट्रोकिनेसिस। काइगाकू अपनी ब्लड डीमन आर्ट से ब्लैक कलर की लाइटनिंग प्रोड्यूस कर सकता है और इसे अपनी थंडर ब्रीदिंग के साथ मिला के वो अपनी विजुअल इफेक्ट्स को रियलिटी में ला सकता है। और उसी के साथ काइगाकू के पास भी कोकोशुबु की तरह अपने फ्लैश से बनी कटाना है। नेक्स्ट है अकाजा। इसकी ब्लड डीमन आर्ट का नाम है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जिसमें सबसे पहले वो ब्लू कलर की शॉक वेव्स जनरेट कर सकता है और साथ ही साथ उन्हें अपने हिसाब से शेप भी दे सकता है। पर सबसे क्रूशियल एबिलिटी है कंपास नीडल, जो कि उसके ओपोनेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों बता सकती है। साथ ही साथ वो उस एरिया में उस अपोनेंट को बिना देखे उसके प्रेजेंस को भी डिटेक्ट कर सकता है। पर इन सब चीजों को प्रेडिक्ट करने के लिए उसके अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इन्हें हम 2 कंडीशन में समझ सकते हैं, जैसे कि रेनगोकू के खिलाफ फाइट के वक्त रेनगोकू की फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से अकाजा उसके सारे अटैक प्रेडिक्ट कर पा रहा था। पर दूसरी तरफ जब तांजिरो के खिलाफ तांजिरो सेल्फलेस स्टेट में पहुंच जाता है, तब उसकी फाइटिंग स्पिरिट लगभग 0 हो जाती है, जिसकी वजह से अकाजा उसके प्रेजेंस और उसके अटैक को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ढोंगी बाबा यानी कि डोमा की। इसकी ब्लड डीमन आर्ट है क्राइकोनेसिस और साथ ही साथ ये ब्लड डीमन आर्ट एक ब्रीदिंग यूजर के लिए सबसे खतरनाक और सबसे जानलेवा ब्लड डीमन आर्ट है। इसका रीजन ये है कि डोमा इस ब्लड डीमन आर्ट में अपने फ्लैश से बनी आइस को कंट्रोल कर सकता है, जो कि किसी भी ओपोनेंट के लंग्स को काफी ज्यादा रैपिडली फ्रीज करती है। इसका मतलब ये है कि जितना एक डीमन स्लेयर सांस लेता रहेगा, उतने ही उसके लंग्स और भी ज्यादा फ्रीज होते रहेंगे। साथ ही साथ डोमा अपनी आइस को कंट्रोल करके काफी ज्यादा जानलेवा अटैक्स भी कर सकता है और उसी के साथ वो अपनी आइस मिनिएचर्स भी बना सकता है, जो कि लगभग उसी के जितने पावरफुल होते हैं। और उसके फाइनल अटैक में वो एक जायंट बुद्धा का स्टैचू भी बना लेता है, जो कि दिखाता है कि वो अपने अटैक की स्केल को कितना ज्यादा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर रैंक 1 यानी कि कोकोशुबु के बारे में। वैसे तो इसके पास अपनी ब्लड डीमन आर्ट को छोड़ के भी बहुत सारी एबिलिटीज है, जैसे कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, फ्लैश मैनिपुलेशन जिससे वो अपनी स्वॉर्ड बनाता है, और साथ ही साथ एक ब्रीदिंग टेक्निक यानी कि मून ब्रीदिंग भी, जिसमें लगभग 16 फॉर्म है और कोकोशुबु का इसके साथ 400 साल का एक्सपीरियंस भी है। अब बात करते हैं हम इसके ब्लड डीमन आर्ट के बारे में, जो कि है क्रेसेंट मून ब्लेड्स। एक चीज हम जानते हैं कि डीमन स्लेयर में हमें जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक्स दिखाई गई है और उनके जितने भी अटैक्स है, ज्यादातर विजुअल इफेक्ट्स है, यानी कि वो असलियत में नहीं होते हैं। पर कोकोशुबु की ब्लड डीमन आर्ट की मदद से वो अपने अटैक्स के इफेक्ट को असलियत में ला सकता है, जिसमें वो मून शेप के ब्लेड क्रिएट कर सकता है। ये ब्लेड्स काफी ज्यादा पावरफुल तो होती ही है, साथ ही ये अपने साइज और स्पीड दोनों को चेंज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोकोशुबु का हर एक अटैक काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। फाइनली और लास्ट हम बात करते हैं डीमन किंग मुजान के बारे में, जिसकी ब्लड डीमन आर्ट है बायोकिनेसिस। इसमें उसे अपने मन से बॉडी को चेंज करने की और शेप शिफ्टिंग करने की पावर मिलती है, जिससे वो अपनी बॉडी से जो चाहे वो वेपन बना सकता है, जैसे कि आर्म वाइप्स और माउथ सक्शंस। और साथ ही साथ इन्हीं एबिलिटीज की वजह से मुजान अपने आप को एक बच्चे में भी तब्दील कर सकता है और चाहे तो एक लड़की भी बना सकता है। और इसी की वजह से मुजान के पास 7 दिल और 5 दिमाग है, और मुजान की एबिलिटी उसे सबसे ज्यादा ड्यूरेबल डीमन भी बना देती है। मुजान को अगर पूरी तरीके से मार भी दिया जाए और उसका अगर एक सेल भी बचे, तो उससे भी अपने आप को पूरी तरीके से जनरेट कर सकता है। उसी के साथ मुजान काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। और इसी के साथ इस वीडियो को
यही पे एंड करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही साथ कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ेंगे हमारी। इसी के साथ जल्दी मिलता हूं तुमसे एक नई वीडियो में। सायोनारा।